है एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। हम आज बताने जा रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और उससे रिलेटेड सब टॉपिक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कैसे हुई। तो वेडनेसडे को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के चेयरमैनशिप में यूनियन कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रूव किया। ये एजेंसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। फरवरी में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक ऐसी ही एजेंसी को अनाउंस किया था यूनियन बजट के अंडर में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में है। तो अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इसका गठन कैसे होगा। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये इसका जो हेड होंगे, यानी कि ये जिसके अध्यक्ष जो होंगे वो एक चेयरमैन होंगे, जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो रैंक है, यानी कि उनके पोस्ट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रैंक है वो सेक्रेटरी का रैंक हो। यह रैंक अक्सर आईएएस ऑफिसर या फिर किसी सीनियर ऑफिसर का होता है। और इसकी जो कमेटी होगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की जो कमेटी होगी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के उस कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। क्योंकि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो हर तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगी, तो इसलिए इसकी कमेटी में हर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो एक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन बॉडी है। ये मल्टीपल रजिस्ट्रेशन बॉडी इसीलिए ही है क्योंकि ये हर तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। इसलिए इस एजेंसी में हर तरह की बॉडीज़ रजिस्टर्ड होंगी जो अभी अपने एग्ज़ाम के लिए अपने यहाँ अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए जो अभी अलग अलग एग्ज़ाम्स करवाती थी, अब वो सब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंडर में रजिस्टर्ड होंगी और उन सभी डिपार्टमेंट के लिए अब केवल एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो एक सोसाइटी होगी जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होगी। तो ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, चलिए सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860, ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो अलाउ करता है ऐसी एंटिटीज़ के रजिस्ट्रेशन की जो सोसाइटल बेनिफिट्स यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए बनी हो। और ये इंक्लूड करता है एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ऐसे एंटिटीज़ की जो सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई हों। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 21 मई 1860 को इन्फोर्स में आया था, यानी कि इसका इन्फोर्समेंट ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था, लेकिन फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे अप्रूवल दे दिया। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में आता है, यानी कि अगर हमें सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड किसी भी सोसाइटी के बारे में जानना है या जानकारी चाहिए, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में हम उस सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन को मांग सकते हैं। तो अब हम चलिए समझते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा हर तरह के नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। नॉन गेजेटेड जो पोस्ट है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट को इंक्लूड करता है। और ये जो सीईटी है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी होगा। नॉन टेक्निकल पोस्ट का मतलब इसके सीईटी में जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देंगे वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं होंगे, यानी कि वो आईटी डिपार्टमेंट में नहीं होंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है
कि ये जो है CET वो एक प्रिलिमिनरी लेवल का टेस्ट होगा। प्रिलिमिनरी लेवल का टेस्ट मतलब ये होगा कि इस एग्ज़ाम को, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को देने के बाद जो एस्पिरेंट है उसे एक टियर 2 लेवल या मेंस या फिर उसे सेकंड लेवल का जो भी एग्ज़ाम कह सकते हैं, वो अपने इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए देना होगा। क्योंकि ये जो CET है वो मल्टीपल नॉन गैजेटेड डिपार्टमेंट्स के लिए है। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होने वाले प्रिलिमिनरी या फिर टियर 1 के टेस्ट को रिप्लेस करेगा, और अब ये हर डिपार्टमेंट के लिए इंटीग्रेटेड रूप में केवल एक टेस्ट होगा जो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो जो रिक्रूटमेंट की जो लेंदी साइकिल है, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती की जो बहुत बड़ी जो प्रक्रिया होती है उसे कम करेगा। क्योंकि जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब वो अपने टियर 2 लेवल का जो एग्ज़ाम है वो स्किप करेंगे और अपने यहाँ रिक्रूटमेंट केवल CET के स्कोर्स के अकॉर्डिंग ही देंगे। हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी टेस्ट या फिर मेडिकल टेस्ट होंगे। अब हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को साल में 2 बार कंडक्ट करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये टेस्ट साल में केवल एक बार ही होगा। इनिशियली ये टेस्ट साल में केवल एक बार ही होगा। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 12th पास लेवल, 10th पास लेवल और ग्रेजुएटेड लेवल के लिए अलग अलग होगा, और इन सभी लेवल का एक अलग स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम भी होगा। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 12 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में होगा। अब तक जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते आए हैं वो या तो हिंदी में होते थे या फिर इंग्लिश में, लेकिन अब ये 12 अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी होंगे। इससे एस्पिरेंट्स को काफ़ी आराम होगा। और ये जो CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को हम कितनी बार देंगे इसके नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए जो एस्पिरेंट की एज लिमिट है वो उस एज लिमिट के अंडर में होनी चाहिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए बनी है। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके कंडक्शन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाएंगे, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं दूर, अपने ये घर से कहीं ज़्यादा दूर जाके एग्ज़ाम्स न देना पड़े। और 117 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें स्पेशली ये सेंटर्स बनेंगे, ताकि ये जो सेंटर्स जो केवल अर्बन एरियाज़ में ही होते थे वो अब धीरे धीरे हर तरह के एरियाज़ में एक्सपेंड हो पाए। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो वैसे तो हर तरह के नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, लेकिन इनिशियली यानी कि शुरुआती तौर पर ये केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए ही एग्ज़ाम कराएगा। और ये जो फ्यूचर में धीमे धीमे इसका जो एरिया है वो और बढ़ेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो स्कोर होंगे वो 3 साल तक वैलिड होंगे। इसका मतलब कोई एस्पिरेंट जो अगर एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देता है तो वो 3 साल तक टियर 2 लेवल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका जो मतलब ईच लेवल के लिए जो सिलेबस हैं वो अलग अलग होंगे, यानी कि 12th पास लेवल, 10th पास लेवल, इन सभी लेवल्स के लिए जो सिलेबसेस हैं वो अलग अलग होंगे और एक स्टैंडर्डाइज सिलेबस होंगे, यानी कि वो ऑल इंडिया में एक जैसे ही होंगे। और इस CET के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा जिसमें कई तरह के सिमिलर डिफ़िकल्टी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसे पढ़ के यह समझा जा सके कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम यूज़ होगा या फिर एक ऐसा एल्गोरिथम यूज़ होगा जिससे चीटिंग और पेपर के लीकेज को प्रिवेंट किया जा सके।
इसका मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर होने वाले हर एस्पिरेंट को अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, लेकिन जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो सिमिलर होगा। अब ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी, इसका स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, अब हम ये देखते हैं। अब किसी भी एस्पिरेंट को अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरह के प्रिलिमिनरी टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब अलग अलग नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए केवल सिर्फ एक ही टियर 1 का टेस्ट होगा। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद अपने इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग टियर 2 का एग्ज़ाम देना होगा, जो उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए ही एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद रिक्रूटमेंट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट मेरिट ये है कि अब अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, जिसके कारण अलग अलग फॉर्म्स में हमें फ़ीस नहीं देनी होगी, और फ़ीस हमें केवल एक ही बार देनी होगी, जिससे स्टूडेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, जिससे ऐसे पेरेंट्स जो फाइनेंशियली वीक होते हैं वो भी मल्टीपल पोस्ट के लिए इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन जो है इसके कंडक्शन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे, तो ट्रैवलिंग और लॉजिंग का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम होगा। इससे जो वोमेंस हैं जो किसी भी दूसरे जगह जाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होती थी एग्ज़ाम के लिए, जिसके कारण वो या तो ऐसे एग्ज़ाम्स देती ही नहीं थी या फिर वो जॉब ही नहीं करती थी, उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगा। और अब क्योंकि उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही जब सेंटर होगा तो फिर वो वहाँ पे आराम से एग्ज़ाम दे सकेंगी। और इसका जो सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट होगा, यानी कि कई पोस्ट के लिए, कई नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए अब हमें केवल एक रजिस्ट्रेशन की ही ज़रूरत होगी। और कई बार ऐसा होता था कि जब हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्रिलिमिनरी टेस्ट होते थे तो उसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट था वो क्लैश होता था, यानी कि 2 एग्ज़ामिनेशन के डेट्स एक ही दिन पड़ते थे, जिससे एस्पिरेंट को कोई एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता था। तो अब ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अदर मेरिट्स यानी कि इसके अदर एडवांटेजेस क्या हैं ये समझते हैं। अब मल्टीपल प्रिलिमिनरी टेस्ट्स करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल एक टेस्ट ही होगा। ये रिक्रूटमेंट साइकिल यानी कि भर्ती प्रक्रिया को कम करेगा, जिससे लोगों की रिक्रूटमेंट जल्दी और आसानी से होंगी। ये इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होगा, जिसमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा एस्पिरेंट्स को, और वो आसानी से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट का कॉस्ट है, क्योंकि जब अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरह के रिक्रूटमेंट होते थे, अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। अब ये उस कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा। अब इसके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझते हैं। गवर्नमेंट एक अवेयरनेस प्लान फैसिलिटी को भी प्लान करने की सोच रही है, जो ऐसे कैंडिडेट्स जो रूरल एरियाज़ या फिर किसी दूर दराज के एरिया में रहते हैं उनमें ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए अवेयरनेस हो। इसके लिए 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर बनाने का प्लान गवर्नमेंट कर रही है। और इस प्लान यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बनाने के लिए 1517.57 करोड़ रुपीस को सेक्शन किया गया है। दिस इज़ करोड़ रुपीस को सेक्शन किया गया है, जो कि 3 साल के अंदर अंदर इसके एक्सपेंडिचर्स कंप्लीट होंगे। और इसका जो एम है, इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो ओवरऑल एम है वो ये है कि एस्पिरेंट्स कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपने सेंटर को खुद चूज़ कर सकें, जिससे उन्हें एग्ज़ाम देने में कन्वीनियंट हो, उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो, और वो ईज़िली मल्टीपल जॉब्स के लिए रजिस्टर कर सकें, और रिक्रूटमेंट की जो लेंथी साइकिल है वो भी कम हो। आई होप कि आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।